सो लास्ट क्लास में हमने सेल वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि टॉपिक हमारा क्या है और हमारे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये है वैसे हमारे चैप्टर नंबर 6 है ये, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है आपका इसमें, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। बट इसको पढ़ने से पहले एक बार आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए सभी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ में यहाँ पे नोट्स बनवा दूंगी इसके। ठीक है, फिर आपको इजी लगेगा समझने के लिए भी, और जब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी हो जाएगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बायोमोलिक्यूल्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार मुझे कंफर्म करिए कि आपको मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। तो बायोमोलिक्यूल्स, पेन और नोटबुक भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसका जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ये चैप्टर है हमारा। तो ये क्या होते हैं, डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, नोट अलोंग विद मी। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, देखो वर्ड का मतलब समझना है, वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो हमें हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, तो यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स। सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हुए हमारे? दे आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो ये बात तो हम समझ गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। तो ये जो है वो जरूरी किस चीज के लिए है? लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, मतलब जीवन के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, इतना ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस है कि ये हमारी लाइफ के लिए, इवन हमारे जीवन के लिए ये जरूरी है। इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मैं क्या इसको लिख लूं पॉइंट को आगे? दैट आर नेसेसरी, दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो पॉइंट क्या है हमारा? एक बार फिर से सुन लो डेफिनेशन। बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर, किस चीज के लिए जरूरी है? जीवन के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। कंप्लीट है डेफिनेशन। तो हम समझ गए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझ गए कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं क्या होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो है मैं आपके मैम दैट आर के आगे का क्या है? दैट आर के आगे है नेसेसरी। एक बार मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रही हूँ, नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है,
दैट आर के आगे है नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब ये क्लियर हुआ, ये लाइफ के लिए आवश्यक हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। इजी, ठीक है। अब याद रखना दो तरह के होते हैं जब आप ना क्लासिफिकेशन करते हैं हम ना बायोमोलिक्यूल्स की। जब हम, एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर करके आपको इसके नोट्स बनवा देती हूँ। जब हम ना क्लासिफिकेशन करते हैं ना बायोमोलिक्यूल्स की, मतलब हम उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो मैं एक बार ये नोट्स बनवा रही हूँ, है ना। एक चार्ट बनाएंगे हम अच्छे से। क्या हेडिंग डालेंगे हम इसमें? इसमें हम हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, एक मैं यहाँ पे चार्ट बना रही हूं। नंबर 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। नंबर 1 क्या होते हैं? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास क्या होगा? ठीक है, ये जो याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में स्पेशल बात क्या है? कंटेन, ये कंटेन करते हैं कार्बन को, ठीक है। ये कंटेन करते हैं कार्बन को, ये कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या क्या कंटेन करते हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मेनली ये कंटेन करते हैं, ठीक है। समटाइम्स, कई बार ये, समटाइम्स कई बार ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को भी कंटेन करते हैं। एन मतलब नाइट्रोजन, टी मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। एस मतलब क्या? सल्फर। इनको भी कंटेन करते हैं, लेकिन समटाइम्स। मेनली तो क्या कंटेन करते हैं ये? मेनली तो ये कंटेन करते हैं ये चीजें, क्या क्या? कार्बन, नंबर 1 हुआ कार्बन, नंबर 2 हुआ हाइड्रोजन, नंबर 3 हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन। इनको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स क्या हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इजी वे में हम इसको समझ रहे हैं। ये क्या कंटेन करते हैं? कार्बन। नंबर 2 क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन। नंबर 3 क्या कंटेन करते हैं? ये ऑक्सीजन, ठीक है। इनको कंटेन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेती हूँ कि ऑर्गेनिक बायोमोल, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, से यस और नो। यस मैम। ओके फाइन। अगर यस किसी मैम। स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है, फाइन, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, मतलब कोई चीज ऐसी लगे कि वो इजी वे में बतानी है ना, या आपको ऐसा लगे कि इसको याद रखने में प्रॉब्लम आएगी, उसको और इजी वे में बताओ, तो आई एम रेडी टू डू इट, ठीक है। तो एक बार मुझे बताना है। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में एग्जाम्पल्स की बात करें, ये तो आपको बता दिया कि इसमें कार्बन होगा, इनमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या बात कर रही हूँ कि इसमें क्या आते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, ये मैं अब बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या आते हैं इसमें हमारे, तो यहाँ पे लिखना है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, क्या क्या शामिल हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। नंबर 2 क्या शामिल हैं इसमें हमारे? लिपिड्स, लिपिड्स। नंबर 3 प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। नंबर 4
नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, जैसे डीएनए, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए आपके, लिपिड्स हो गए आपके, प्रोटीन्स हो गए आपके, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए जैसे डीएनए आरएनए, ये क्या है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूं मैं, अब दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं हमारे, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। दूसरे टाइप के होते हैं इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंटेन करते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात अगर करें, सो दे डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन, कोई किसी प्रकार की ये कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन यहाँ पे नहीं होती है। डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन, किसकी बात कर रही हूं मैं, ये इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात अगर मैं करूं, तो एग्जाम्पल देखो इजी है, क्या होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स, वाटर, जो वाटर है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वाटर जो है वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। इसके अलावा जो आपके मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स में होते हैं जैसे कि आपके आयंस हो गए, जैसे Na पॉजिटिव है, आपका K पॉजिटिव है ना, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, Ca2 पॉजिटिव क्या होता है, कैल्शियम आयन। ये इसके अलावा गैसेस, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन O2, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक बार यहां तक कंप्लीट करके टेल मी, अब करते हैं थोड़ा सा हो गया डिस्कशन। मैम। हो गया, ओके फाइन। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अब हम, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रथमेश, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स? मैम, हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, पहला था ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, उसमें था कंटेंट कार्बन हाइड्रोजन कंटेन, एंड ऑक्सीजन सम यस यस, कंटेंट ओके कार्बन फाइन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा था ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स ऑनक्लूड, पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा था लिपिड्स, तीसरा था प्रोटीन्स एंड चौथा था न्यूक्लिक एसिड ओके फाइन, एंड ठीक है। तो हाँ आगे, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक पता लग गया आपको, है ना। कोई एक स्टूडेंट मुझे माइक ऑन करके ये यस बताओ, मैम। एनीवन, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको क्या बताया अभी तक? ये डेफिनेशन, आर द बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। किस चीज के लिए नेसेसरी होते हैं ये, लाइफ के लिए। अब ना हम इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको बीच बीच में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो फिर आपको आंसर करना होगा एक बार, तो फिर हम रिवीजन भी करते रहेंगे साथ के साथ, बीच बीच में एक एक पॉइंट रिवाइज करने के बाद। तो हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, कार्बोहाइड्रेट से पहले, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, किसके बने हुए होते हैं ये, किसके बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
बट कार्बोहाइड्रेट्स में ना ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका ना एक रेशो होता है। क्या रेशो होता है? 1:2:1। क्या रेशो? 1:2:1। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, नोट करो। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहली बात हमें क्लियर हुई, मेड अप ऑफ, किसके बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस रेशो में? 1:2:1 रेशो में। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देखो, हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? मेनली 3 चीजें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है होंगे, उसमें प्रोटीन्स होंगे, या फिर उसमें क्या होंगे? आपके फैट्स होंगे। ठीक है, यही होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं? एक तरह के एनर्जी सोर्स होते हैं। आप बोल सकते हो कि प्राइमरी सोर्स हैं ये एनर्जी के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। समझ आया यहां तक? से यस और नो फास्ट। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन? जो अभी पढ़ाया उसको एक बार एक्सप्लेन करो, तभी तो याद रहेगा पॉइंट्स इजी वे में। Ma'am, carbohydrates are organic compound made of carbon C, hydrogen H, and oxygen O, usually in the ratio रेशियो 1:1. 1:2:1, they are the primary source. ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग। Living और organism. ठीक है, कोई और एक और कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करो इजी वे में, कोई और एक्सप्लेन करो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, दूसरा क्या बताया? हाइड्रोजन, तीसरा क्या है? Oxygen. ऑक्सीजन। क्या रेशियो है? 1:2:1. 1:2:1, ये रेशियो है। किस चीज का प्राइमरी सोर्स है ये? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें? Energy. एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा, हम जो भी फूड लेते हैं उसका क्या बनता है? आपको पता है, उसका ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। ये आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनका वर्गीकरण या इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला इसमें आते हैं हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, है ना? क्या आते हैं? मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहला, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बोलो, पहला क्या है? मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट। अगर ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप ये इसके नीचे हिंदी में इसलिए मैंने लिख के दिया है ना, ये आप देख सकते हैं। पहला क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट का? Monosaccharide. मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं सिंपल शुगर, सिंपल शुगर होते हैं ये। ठीक है, ये नॉट हाइड्रोलाइजेबल, या फिर इसको इजी वे में ऐसे लिखो, नो हाइड्रोलिसिस अक्कर, नो हाइड्रोलिसिस अक्कर। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है हमारा?
हाइड्रोलिसिस वो रासायनिक प्रक्रिया या ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है ना, यहाँ पे लिसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। मतलब ना, वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब पानी की सहायता से जो है वो पानी के साथ मतलब वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और वो जो कंपाउंड है ना, वो जो सब्सटेंस है वो मतलब छोटे, आप ऐसा समझ लो कि सिंपल कंपाउंड में टूट जाएगा। लिसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब छोटे हिस्सों में वो टूट जाएगा, है ना। क्या ऐड करके? पानी को ऐड करके। हाइड्रो मतलब वाटर। बट ये होते हैं सिंपल शुगर, इनका नहीं होता है हाइड्रोलिसिस, नहीं हो पाता, ये नहीं टूट पाते हैं आगे फर्दर, ये नहीं टूट पाते हैं। तो ये क्या हुए हमारे, क्या हुए ये मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स नो हाइड्रोलिसिस अक्कर, किसमें होगा, कौन नहीं टूटते हैं पानी को ऐड करके? मोनोसैकेराइड्स नहीं टूटते हैं, क्योंकि ये खुद भी सिंपल है ना। आप सोचो ये किस चीज में टूटेंगे, जो पहले से ही सिंपल है वो किस चीज में टूटेगा, तो ये नहीं टूटते हैं आगे फर्दर, ठीक है। डाइसैकेराइड्स दूसरे क्या है हमारे। अच्छा, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दो, टू। तो समझो कि जब दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन किया, जब कितने मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन किया? टू। ठीक है, तब ये बनता है। तो क्या लिखेंगे? टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड इन केस ऑफ डाइसैकेराइड्स, है ना। यहां से स्पेलिंग देख लेना डाइसैकेराइड्स के केस में। और यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोलिसिस अकर, हाइड्रोलिसिस अकर। अब देखो ना, दो मोनोसैकेराइड के द्वारा मिलके ये बना हुआ है, दो मोनोसैकेराइड्स के द्वारा मिलके ये बना हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आगे आप इसको तोड़ सकते हो ना सिंपल कंपोनेंट्स में। क्या इसको ब्रेक कर सकते हो आप सिंपल कंपोनेंट्स में? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के जुड़ने से ये बना हुआ है। इसी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस क्या हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब मैनी, नाम से ही पता लग रहा है हमें, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़े होते हैं तो आप क्या लिखोगे? पॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड विद ईच अदर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड विद ईच अदर। बस इतना याद रखना है आपको, बस पहले इतना याद रख लो, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब जुड़े। अच्छा, बताइए मुझे जल्दी से, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में? मोनोसैकेराइड। गुड। सिंपल शुगर कौन से हैं इन सब में से? सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड में ठीक है। तो जो सिंपल चीज है क्या वो टूटेगी फर्दर? यस और नो? नो। यस। नहीं टूटेगा ना, नो। सिंपल या है तो नहीं टूटेगा फर्दर। तो क्या लिखोगे आप? पानी को ऐड करके नहीं टूटेगा तो क्या लिखोगे? नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस ऑकर्स। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? दूसरा टाइप बोलो, नेक्स्ट टाइप। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन करेंगे बताओ? हाउ मेनी मोनोसैकेराइड्स? टू। क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? यस और नो? यस यस यस। यस। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स क्या कंसिस्ट करते हैं? ज्वाइनिंग। कंसिस्ट ऑफ मैनी joined with
मोनोसैकेराइड्स। यहाँ तक कंप्लीट है? Yes, ma'am. यस मैम। सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट है? एक बार मुझे बताओ सभी। यस मैम। हाँ मैम। Yes, ma'am. समझ आ गया है सभी को? हाँ मैम। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, एनर्जी के जो मेन सोर्स हैं वो कौन है हमारे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारा एग्जाम्पल्स का। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उदाहरण क्या हैं? सबसे पहला क्या बात करूंगी मैं? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स। ये लिस्ट बना लीजिए। आपको बताया जो साधारण शर्करा है, हाइड्रोलाइज नहीं होती, वो कौन थी? मोनोसैकेराइड्स। सिंपल शुगर मतलब साधारण शर्करा जो हाइड्रोलाइज नहीं होती, वो मोनोसैकेराइड्स थी, है ना। दो मोनोसैकेराइड से जुड़ी हुई जो शर्करा है मतलब शुगर है, उसको और हाइड्रोलाइज हो सकती है, उसको क्या बोला था? डाइसैकेराइड्स। तीसरा आपको बताया था जो कई मोनोसैकेराइड्स के द्वारा मिलके बनता है, वो होता है पॉलीसैकेराइड्स। अब इनके हुए एग्जाम्पल्स। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये हैं सारी सिंपल शुगर्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, एक बार अब ऐसे बोलेंगे अगर बताएंगे बीच में तो तभी तो आपको लर्न होगा, है ना। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो आपको मतलब उतना अच्छे से समझ तो आ जाएगा, बट अगर थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बताइए मुझे मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बताओ। Ma'am, glucose, fructose, and galactose. ओके, नेक्स्ट एनीवन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, गुड। किसके एग्जांपल्स हैं ये सारे? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं, गुड। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हमने? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कितने मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं? टू टू। इसमें एग्जांपल आते हैं, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, आपने अभी बोला कि दो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं ये, है ना। सवाल ये उठता है तो अब सुक्रोज भी मतलब दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनता होगा, है ना। तो वो दो मोनोसैकेराइड कौन से हैं? वो दो हैं। ग्लूकोज तो दोनों में रहेगा ही, पहले समझ लो। ग्लूकोज तो क्या है? दोनों में रहेगा। समझ आया? दोनों में है। देखो सुक्रोज में भी ग्लूकोज है ना, लैक्टोज में भी ग्लूकोज है। फर्क बस इतना सा रहेगा ना, सुक्रोज में होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि लैक्टोज में क्या होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्लियर? सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इजी। ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ध्यान से समझ लो। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको इजीली वर्ड से पता लग जाएगा ना। यहाँ पे लैक्टोज और गैलेक्टोज सेम सेम, ग्लूकोज तो दोनों में था, तो कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है बताओ मुझे? सुक्रोज। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज।
नो, सुक्रोज, मतलब सुक्रोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके। आपने बोला कि दो मोनोसेकेराइड यूनिट है, सवाल ये उठता है कि दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? एक तो है ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या है? मतलब लैक्टोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब देखो ना, अब कोई भी चीज है, मतलब जिस चीज से वो, अगर आप किसी चीज को तोड़ते हो, ठीक है, तो जिस चीज से मिलके वो चीज बनी हुई होगी, उसी चीज में वो टूट जाएगा। अब मैं बोल रही हूं आपके सामने कि मैं आपके सामने देखो क्या बोल रही हूँ कि सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ठीक है। तो मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जब ये टूटेगा, तो किस में टूटेगा? ये क्या लगता है आपको? क्या देगा ये आपको टूट के? जिससे ये बना हुआ है वही चीजें देगा ना ये। किससे बना हुआ था ये? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो आपको वही चीजें मिलेंगी। यहाँ तक कोई डाउट? फिर नो डाउट। नो डाउट। ओके, तो आगे ध्यान से समझना है आगे वाला पॉइंट भी अब फिर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स कई मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है क्या? पॉलीसैकेराइड्स। इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या है इनके? स्टार्च। क्या है? स्टार्च। नंबर एक स्टार्च, नंबर टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सेलोजन। थ्री सेल्यूलोज। ये सारे क्या हैं? और काइटिन, ये सारे क्या हैं? मोनो, सारे हैं पॉलीसैकेराइड्स। अगर आपसे पूछे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के केस में पाया जाता है ये स्टार्च, है ना। Yes. प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, टेल मी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स अपने फूड को? स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स के केस में क्या है? ग्लाइकोजन। प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स किस चीज से मिलके बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्वेश्चन आता है, गुड, क्वेश्चन आता है सेल वॉल ऑफ फंगाई किससे मिलके बनी हुई होती है? फंगस की सेल वॉल तो किससे मिलके बनी हुई होती है? ये काफी हार्ड सब्सटेंस होता है ना, कठोर सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं काइटिन। इससे मिलके किसकी सेल वॉल बनी हुई होती है हमारे? इससे मिलके सेल वॉल बनी हुई होती है हमारे फंगस की, फंगाई की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अभी तक जो है वो आपके सामने क्या पढ़ाया आपको? आपको बताया पॉलीसैकेराइड्स के टाइप्स। पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल्स स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, यही आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कोई भी एक स्टूडेंट माइक ऑन करके कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? ठीक है, कोई और बताओ, एनीवन? मुझे कोई बताओ कि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज से मिलके बनी हुई होती है? Plant storage food इन द फॉर्म ऑफ of स्टार्च, storage. ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है?
काइटिन की। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं चल रही हूँ आगे। आगे आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नॉलेजेबल टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन होते हैं या क्या कार्य होते हैं। पहला हेडिंग आप नोट करिए, एनर्जी सोर्स। नोट्स भी साथ के साथ बनाने हैं इजी वे में। पहला नोट करना है एनर्जी सोर्स, मतलब कि ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी सोर्स है। एनर्जी स्टोर। है ना, एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज क्या करता है आपको पता है ना? ग्लूकोज जो है वो इमीडिएट एनर्जी देता है। जैसे आपने देखो, जब हम जो खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज ही बनता है। अब जैसे मान लो किसी को चक्कर आ गया, कोई गिर गया, मान लो वीकनेस की वजह से, कोई आपका फ्रेंड, तो आप उसको तुरंत आपके दिमाग में आएगा, आप बोलोगे कि इसको ग्लूकोज दो पीने को। है ना? क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि वो उसको एनर्जी देगा, तुरंत इमीडिएट एनर्जी देता है ग्लूकोज। फिर आता है नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज। जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो है अपने मतलब फूड को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? एनर्जी को मतलब स्टोर कर रहे हैं स्टार्च। स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स में क्या है? ग्लाइकोजन है, ऊर्जा भंडारण के लिए। फिर आता है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल क्या है? सेलुलोज की जैसे बनी हुई है ना, संरचना में क्या भूमिका है? सेलुलोज की बनी हुई है सेल वॉल किसकी? प्लांट्स की। सेल वॉल। इसके अलावा आता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मतलब कि चय अपचय में सहायक। जैसे राइबोज है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज है डीएनए में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। अब डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए। एनर्जी सोर्स, एग्जाम्पल, फिर एनर्जी स्टोरेज, फिर एग्जाम्पल, ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल रोल जैसे सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल। सभी बच्चों का यहाँ तक कंप्लीट है? एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और सभी को रिस्पॉन्ड करना है क्लास में, है ना? इससे आपका मतलब हम क्लास में बस हमारा ये है कि क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आप लोग भी मतलब उसमें बताएं, पूछें, डिस्कशन हो, है ना? चीजें आपको क्लास में ही लर्न हो जाएंगी। फिर क्या क्या फंक्शंस पढ़े हमने कार्बोहाइड्रेट्स के? पहले कोई एक बच्चा बताओ, फिर उसके बाद जो है जैसे अब एक ने बता दिया किसी ने, ठीक है, फिर कोई दूसरा बता सकता है। इस तरह से हम करेंगे, है ना, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, है ना? सबकी टर्न आए और हम डिस्कशन में जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब आपको माइक ऑफ रखना है, आंसर नहीं देंगे या कुछ हो जाएगा, नथिंग। आपका ही इसमें बेनिफिट है। अब जो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, है ना, या तो उससे जो है, अब जैसे मान लो कोई एक बच्चा आंसर कर रहा है तो और जो है उसका सुनेंगे आंसर, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें लर्न हो जाती है। ठीक है, तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है सभी को। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की? टेल मी। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, स्ट्रक्चर
Structure. रोल, ROL, मतलब कि संरचनात्मक भूमिका, संरचना में उसका स्ट्रक्चर बना रहा है क्या, अब उसकी सेल वॉल जो है वो बनी है किसकी, सेल्यूलोज की। एनीवन, कोई और बताना चाहे? फंक्शंस, किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो एक बार। ठीक है, हम इसको सम अप कर देते हैं, फिर आज की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्या पढ़ा हमने। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, है ना। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया, क्या बताया आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अभी तक? Carbohydrates. टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स में कौन से पढ़े हमने बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स? वही वाले जो स्टार्टिंग में बताया, ऑर्गेनिक और Carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कंटेन करेंगे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में क्या एग्जांपल्स हैं? क्या एग्जांपल्स हैं? Carbon, hydrogen and oxygen. Usually in the रेशियो 1:2:1, 1. ये रेशियो रहेगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? Monosaccharides, दूसरे? disaccharides and polysaccharides. मैनी मोनोसैकेराइड से मिलके कौन बना हुआ था, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके? Polysaccharides. ठीक है, Polysaccharides, sorry. सिंपलेस्ट शुगर, सिंपल शुगर कौन सा है इनमें से, सभी में से? सिंपलेस्ट शुगर, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, एक बार जिस भी बच्चे की साइड से आ रहा है एक बार माइक ऑफ कर दो। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। पॉलीसैकेराइड्स में हमने पढ़ा मैनी मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज किसके एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड्स के। डाइसैकेराइड्स में क्या पढ़ा, सुक्रोज और लैक्टोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड्स के। काइटिन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको रिवाइज भी करवा दिया सारा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। सभी रिवाइज कर लेना। गुड नाइट। Good night, teacher.